नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें बीजेपी की तरफ से नए जम्मू कश्मीर के लिए 25 संकल्प निर्धारित किए गए हैं। संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी के लिए भारत की आजादी के वक्त से ही जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ऐसे में हमारी पार्टी ने हमेशा इसे भारत से जोड़ने के लिए प्रयास किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक जम्मू कश्मीर का संघर्ष भारतीय जनसंघ ने और इसके बाद बीजेपी ने संघर्ष को आगे बढ़ाया। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। अभी अभी मैं एनसी का घोषणा पत्र पढ़ता था, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं, वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में, इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है, इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तावित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हो? इसकी बात आपने करनी चाहिए। और पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों पहलवान दिल्ली में कांग्रेस से जुड़े। पार्टी ज्वाइन करने के बाद विनेश ने कहा कि ये उनके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि वे खिलाड़ियों का साथ देंगे और उनकी आवाज उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। विनेश फोगाट ने कहा, जैसे खेल में हार नहीं मानी जाती है, तो इस नए प्लेटफॉर्म में दिल से काम करेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी रहूंगी। वहीं बजरंग पुनिया ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जंतर मंतर पर जब बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, तब सिर्फ
बीजेपी उस अत्याचार के साथ जो है खड़ी थी, जबकि बाकी सभी पार्टियां पहलवानों के समर्थन में थी। वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमने किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब ये पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे। जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब अभ्यर्थी अपनी वेंटिलेटर पर रखी आस को लेकर ओबीसी नेताओं के घर दस्तक दे रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर के बाद अब संजय निषाद के घर के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर दबाव बना रहे। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ न्याय करो।
अब सिर्फ न्याय चाहिए और न्याय चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती पर छाए काले बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। भर्ती पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से जल्द लिस्ट को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में कई दिनों से लगातार सरकार के मंत्रियों के और बड़े ओबीसी नेताओं के दरवाजे खटखटाने का काम हो रहा है। कभी केशव प्रसाद मौर्य, कभी अनुप्रिया पटेल, तो कभी भूपेंद्र चौधरी जैसे दिग्गज नेताओं की कुंडी खटखटाने की कोशिश की जा रही है। भूपेंद्र चौधरी जैसे दिग्गजों की कुंडी खटखटाने के बाद अब अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के घर पर भी घेराव किया और अपने हक की आवाज को बुलंद करने का काम किया। इतना ही नहीं, मांगे पूरी ना होने तक डटे रहने की बात तक कह दी, मगर अपने हक की आवाज के लिए अभ्यर्थियों को दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ रही है, सवाल ये है। 69,000 का डाटा है उनके पास, तो वो लेकर डालेंगे, क्लिक करेंगे, सब उनके पास आ जाएगा। 3 घंटे का काम है, 3 महीना तुम हमारे साथ तो पहले ही अत्याचार हो चुका है 5 साल से, अब हम 3 महीने का समय क्यों दे? और ये 3 महीने का समय लिया क्यों जा रहा, ताकि जैसे जनरल वर्ग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, फिर ये मैटर स्टे हो जाएगा, फिर ये न्याय प्रक्रिया में उलझ जाएगा और कितना लंबा जाएगा किसी को नहीं पता। फिर इनके पास कहने के लिए बहाना हो जाएगा कि आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में, हम न्यायालय से बड़े नहीं है, तो न्यायालय का जो ऑर्डर आएगा फिर हम देखेंगे। जैसे कि आप तक कहते चले आए हैं 5 साल से, तो हम ये चाहते हैं कि हम न्यायालय में न उलझा के हमें जल्द से जल्द हमारे साथ न्याय हो। शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द लागू करने को लेकर अभ्यर्थी इससे पहले भी यूपी के बड़े बड़े ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर के आवाज पर प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर बड़े ओबीसी नेताओं के घर प्रदर्शन के बावजूद भी अभ्यर्थियों की उम्मीद आज भी अधूरी है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अब एक और बड़ा मुद्दा आ गया है। लग रहा है कि जो लोग हिमायती बनते हैं पिछले वर्ग के SC के जो हिमायती बन सकते हैं, वो सारे हिमायती लोगों से हम दरवाजे की कुंडियां खटखटा रहे हैं, उनसे जगा रहे हैं कि जागो जागो, अब उनके जागने का समय है, अब उनके पीछे खड़े होने का समय नहीं है। पेच ये कि 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अनारक्षित वर्ग की याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों को ये डर सता रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने से भर्ती लटकी अटकी और भटकी ना हो जाए, जिसके बाद अभ्यर्थियों का लंबा संघर्ष और हाई कोर्ट की जीत एक बार फिर से बेईमानी साबित हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि ओबीसी नेताओं के दरवाजे खटखटाने और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ ही एक बार फिर से अटका अभ्यर्थियों के भविष्य आखिर कब तक इस प्रक्रिया की गिरफ्त से बहाल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 7 सालों में 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया। मित्रता कैसे होनी चाहिए यह भी जटायु से देख लीजिए। वचन कैसे निभाने चाहिए यह भी हमारा रामायण हमें बता देता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन नहीं जाना है, जब एक बार कह दिया तो हो करके रहेगा। और यह कह करके पूरा रामायण काल आज हमारे लिए आदर्श बना है। गांव गांव में रामलीलाएं होती हैं, इसके पीछे यही कारण है। वो मर्यादाएं थी, वो अनुशासन था। याद रखना, एक तरफ मित्रता का धर्म निभाने, नारी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व गिरिराज जटायु कर रहे हैं। आज के कालखंड में भी आप देखते होंगे
इस धरती की सुक्ति के लिए भी जो कार्य गिद्धराज के द्वारा किया जाता है, गिद्धों के द्वारा किया जाता है, जटायु की वर्तमान पीढ़ी के द्वारा किया जाता है, वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज यहां पर यह जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं वन विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए कैंपियरगंज और फरेंदा से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छा और पवित्र कार्य हुआ है जो रामायण की स्मृतियों को हम सबके सामने बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करेगा। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का नया नया विस्तार हो रहा है, मेट्रो की नई नई सिटी मेट्रो की पब्लिक सर्विस के साथ जुड़ने का काम कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन साधन आज नगरीय क्षेत्रों में हम मेट्रो के माध्यम से दे रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से जुड़ रही है, लेकिन साथ साथ नौकरी और रोजगार की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुझे बताते हैं प्रसन्नता गिद्ध संरक्षण केंद्र में, जो जटायु संरक्षण केंद्र के रूप में है, इस जटायु संरक्षण केंद्र में केयरटेकर के रूप में यहां वनटांगिया से जुड़े हुए भी कुछ लोग काम कर रहे हैं जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, यानी लोकल स्तर पर ही उनको नौकरी भी प्राप्त हो जा रही है। यानी एक कार्य सरकार के द्वारा किया गया और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी, प्रकृति को भी बचाना है, लेकिन प्रकृति के एक एक जीव और जंतु के प्रति भी हमारे यहां दायित्व बनता है और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए हैं। यूपी पहला राज्य है देश का और दुनिया का पहला राज्य होगा जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आपने 2017 के पहले जंगलों की कटान के दृश्य तो देखे ही होंगे और मुझे लगता है, क्यों फतेह बहादुर सिंह जी, 17 के पहले तो पेड़ काटे जाते थे, लेकिन अब 17 के बाद अब पेड़ लगाए जा रहे हैं, उनकी रक्षा हो रही है और उनको बचा करके हम न केवल प्रकृति को बचा रहे हैं बल्कि अपनी वर्तमान पीढ़ी को भी बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हरियाली नहीं रहेगी, प्रकृति नहीं बचेगी तो मानवता के सामने संकट आएगा। आज आप क्लाइमेट चेंज देख रहे होंगे, असमय बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, बादल फटने की घटना, आकाश से बिजली गिरने की घटना। जब बारिश होनी है पूरी फसल चक्र ही चेंज करनी पड़ रही है, एक क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव है। प्लास्टिक के कचरे को दूर करना, प्लास्टिक मुक्त करना, ये हमारे गोवंश को भी नुकसान करता है, खेती को भी नुकसान करता है, प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा रखी है और चुनावी साल में एक से बढ़कर एक घोषणाएं अलग अलग वर्गों का वोट लुभाने के लिए की जा रही है। हम इसी बीच हेमंत सरकार में अब देखें तो सालों से अनुबंध पर काम कर रहे अनुबंध कर्मी सड़कों पर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा रखी है। चुनावी साल में एक से बढ़कर एक घोषणाएं अलग अलग वर्गों का वोट लुभाने के लिए की जा रही हैं। अब इस बीच हेमंत सरकार में सालों से अनुबंध पर काम कर रहे अनुबंध कर्मी सड़कों पर हैं। हमारे पहले से हम लोग को जो मानदेय देने का वादा किए थे वो हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। जो हमारा बकाया मानदेय है उसको भी हमको वापस मिलना चाहिए। और हम लोग से सिर्फ काम कराया जाता है, जैसे कि पानी जांच करते हैं हम लोग, माहवारी के बारे में दीदी लोग को जानकारी देते हैं, किशोरी दीदी लोग को जानकारी देते हैं, गाँव के सभी दीदी लोग को हम कचरा किसी तरह से हम लोग को साफ सफाई रहना है उसके बारे में जानकारी देते हैं। फिर हम लोग को मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग को 240 में काम करने बोला जा रहा है, वो हम लोग क्यों करेंगे? और जबकि हम लोग को जो अभी इस बार हम लोग का मैया समान योजना में 1000 रुपया वो दीदी लोग को मिल रहा है, हम लोग काम कर रहे तो हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है?
ये तस्वीर झारखंड राज्य के 80,000 से ज्यादा अनुबंध कर्मी की है, जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार एक तरफ अपनी योजनाओं से राज्य की आवाम को लुभाने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर गांव की सरकार के मुखिया अपनी सुविधाओं को सुसज्जित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अब आंदोलन की राह ही बची है। राज्य के 30,000 सहिया, सभी पंचायत सचिव, मनरेगा कर्मी, कई अनुबंध कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से मुख्य मांगे हैं कि हमारा विभाग में अनुबंध कर्मी के रूप में समायोजन किया जाए और हमारे सैलरी में काफ़ी सालों से बढ़ोतरी नहीं हुई, उसकी बढ़ोतरी की जाए और हमारी जो महिलाएं शिक्षिका हैं उनको अन्य शिक्षिकाओं की तरह जो गवर्नमेंट में मिलता है कि 2 दिन का जो अवकाश होता है एसएल के रूप में वो दिया जाए। एक तरफ आप 1000 मैया योजना चला रहे हैं, दूसरी तरफ जल सहिया जो काम करती है दिन और रात, इसका काम सुनने के बाद इनका 40,000 मानदेय होना चाहिए। सुबह उठना, सभी जो है सो महिलाओं को बैठाकर स्वच्छता के संबंध में बताना, माहवारी के संबंध में बैठाना, विद्यालय जाना, बच्चों को हाथ का धुलाई करवाना, उसके बाद जो है जल नल संबंधी उसको बचाना, जल का ठहराव कराना, जल का दुरुपयोग नहीं करना, ये सारी काम जल सहिया कर रही है। काम के बदले उसको क्या मिलता है? 240, 540। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो बिना काम किए हुए आपने पहले 21 से 50 का बात किया, अब आप कह रहे हैं 18 से मैं 50 कर दूंगा, तो जल सहिया से आपका कौन सा दुश्मनी पैदा हो गया है? जो इन जल सहिया को आपका ये बहन नहीं है क्या? आपका ये बेटी नहीं है क्या? एक तरफ 18 साल से लेकर 50 साल तक के महिलाओं के हाथ में हर माह 1,000 रुपए, तो दूसरी तरफ रोजगार और अपनी अस्थायी नियुक्ति के साथ साथ वेतन वृद्धि को लेकर सरकार से मांग की गुहार लगा रहे हैं। गांव में काम करने वाली जल सहिया महिला अपनी मांगों को लेकर हाथ जोड़कर बैठी हैं और सरकार से ये कह रही हैं कि हमारी मेहनत का सम्मान दे दीजिए सरकार। जल सहिया मैया समान योजना चला रहे हैं हेमंत सरकार, उससे हमको विरोध नहीं है, लेकिन जल सहियाओं ने मेहनत करके 1,000 रुपया जो हम लोग ये का मानदेय था, जल सहिया मेहनत करके मांग रही है, पर हेमंत सरकार आज तक क्यों नहीं दे रही है? हमारा 1,000 रुपया मानदेय काट दिया गया। जल सहियाओं को 250 रुपया महीना में काम कराया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ हेमंत सरकार से, 250 रुपया में क्या हेमंत सरकार का किचन चल सकती है? 250 रुपया में हम अपना परिवार कैसे चलाएं? हम अपना खुद का भरण पोषण भी नहीं कर सकते हैं। हम मेहनत करके पैसा मांग रहे हैं। हेमंत सरकार बिना मेहनत किए महिलाओं को सम्मान दे रही है, तो हम मेहनत किए महिलाओं को क्यों नहीं दे रही है? जल सहिया हम लोग क्या गलती किए हैं कि हमारा 1,000 रुपया मानदेय काट दिया गया? जिस भरोसे से सत्ता पक्ष महिलाओं को सम्मान देकर मैया सम्मान योजना के जरिए अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर सरकार का सिरदर्द भी बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।